बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब से अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार तेज़ हुई है तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर हमें एक पैटर्न डेवलप होता हुआ नज़र आया है। और वो पैटर्न ये है कि वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट करने लगा है कि जी इंडिया जो है वो रिप्लेस कर जाएगा चाइना को। देखते ही देखते इंडिया रिप्लेस करेगा। उसकी वजह वो दो तीन बताते हैं। वो कहते हैं देखें इंडिया को इंटरनेशनल पार्टनर्स मिले हुए हैं वेस्ट की सूरत में, और फिर इंडिया की 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पर लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर, ये सारा कुछ है। इन सारी बातों की वजह से वो चाइना को आगे चलकर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो 1990s में इंडिया और इनकी जो जीडीपी थी तकरीबन सेम थी, एक जैसी जीडीपी थी इंडिया और चाइना की 1990 में। ये वो ज़माना है जब इंडिया और चाइना दोनों ने रिफॉर्म्स किए थे अपनी इकोनॉमी में। इंडिया ने भी अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, चाइना ने भी किए थे, लेकिन दोनों के रिफॉर्म्स में फ़र्क था। और रिजल्ट आज अगर आप देखते हैं तो रिजल्ट आपको क्या नजर आता है, किसके रिफॉर्म्स ज्यादा मीनिंगफुल थे, ज्यादा प्रोडक्टिव थे, ये आपको आज रिजल्ट देख के पता चलेगा। आज का रिजल्ट ये है कि चाइना की जो इकोनॉमी है 2021 तक ये थी $17.7 ट्रिलियन, 17.7 ट्रिलियन, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी इस अरसे तक रही वो $3.1 ट्रिलियन थी। यानी 1990 में एक जैसी इकोनॉमीज थी, एक जैसा जीडीपी था, और आज इतना बड़ा गैप है दोनों के दरमियान। तकरीबन 5.7 टाइम्स बड़ा मुल्क है चाइना इंडिया से। इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो चाइना ने रिफॉर्म्स किए थे वो ज़्यादा मीनिंगफुल थे, वो ज़्यादा बेहतर थे, और उसने बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस किए। दोनों में फ़र्क क्या था, दोनों के रिफॉर्म्स में फ़र्क क्या था, ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको ग्लोबल टाइम्स दिखाना चाहूँगा। चाइना का सरकारी अखबार है। उन्होंने लिखा कि सिंस चाइनाज रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप इन 1978 कंपल्सरी एजुकेशन लेड द फाउंडेशन फॉर हाई क्वालिटी लेबर फोर्स। स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस किया चाइना ने, नंबर 1। A high quality labor force and efficient logistics infrastructure paved the way for China's fast development of the manufacturing industry. उन्होंने स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उभारने के लिए एट द सेम टाइम उन्होंने काम किया, और इससे हुआ ये कि उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। उनकी जो आबादी बढ़ रही थी, इधर से उनकी इकोनॉमी, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही थी, उधर से उनकी आबादी जो बढ़ती चली जा रही थी, तो ह्यूमन कैपिटल उनको स्किल्ड मिलता चला जा रहा था। इससे चाइना की ग्रोथ की स्पीड देखते ही देखते बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि ये सुपर पावर बन गए। इंडिया ने क्या किया ऑन द अदर हैंड, जो कि वैसे तरीकाकार आज तक जारी है इंडिया के अंदर, वही सेम 1990s वाला जो इंडिया ने एक पैटर्न चूज किया था वही आज तक चलता चला आ रहा है। वो कहते हैं बाय कंट्रास्ट India embarked on a different road of developing services industry by taking the opportunity of information reform as well as the advantage of a larger number of its people who can speak English. Different development paths led to huge gap in two economies. वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए, ये इधर चले गए सर्विसिंग की तरफ। उन्होंने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया, इन्होंने कम इन्वेस्ट किया। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया की जो टोटल वर्क फोर्स है 45% इसका नॉन प्रोडक्टिव जो सेक्टर है उनका, ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। टिंडे, आलू और गंदम उगाने से कोई मुल्क सुपर पावर नहीं बनता, इंडस्ट्रियां लगानी पड़ती हैं, और ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मुल्कों के लिए वेल्थ जनरेट कर रही होती हैं। तो इंडिया का ज़्यादातर जो वर्क फोर्स इंडिया का इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है, वो इसमें खेती बाड़ी में होता है सबसे ज़्यादा। नंबर 2 अगर आप देखें, जहाँ तक हम बात करें क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर की, तो चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 2 इनकी भी हैं, ख़ासतौर पर कंप्यूटर साइंसेज और ये जो सारे शोबे हैं इनमें चाइनीज़ बहुत आगे हैं दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में से। और 100 में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको लगभग 8 से 10 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं चाइना की जो कि टॉप 100 में आती हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया के साथ ये इशू है कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी हाई क्लास की नहीं है कि वो
ग्लोबल स्टेज पे मुकाबला कर सकें। एज अ रिजल्ट होता यह है कि वहाँ से जो चाइना से जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, और स्किल्ड लेबर भी उनके पास जो होता है वो हाई क्वालिटी का एज अ रिजल्ट होता है। रिसर्च वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा जो मुल्क रिसर्च पे खर्च कर रहा होता है और R&D पे खर्च कर रहा होता है चाइना है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। नेचुरल टैलेंट आपको ज़रूर नज़र आता है इंडिया के अंदर, लेकिन जो फैसिलिटेशन होती है, जो सिस्टम बना हुआ होता है वो नहीं है। नेचुरल टैलेंट है इंडिया के अंदर। यानी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बाहर से पढ़ के आते हैं और फिर आके इंडिया को सर्व कर रहे होते हैं। खुद इंडिया के अंदर जो सिस्टम है ना, उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर सके। अल-मदायन एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट मिडल ईस्ट का, इसके अंदर कुछ रोज़ पहले इसी हवाले से ये जो कंपैरिजन है ना कि दोनों के दरमियान जो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन बेहतर प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि ग्लोबल पावर बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अमेरिकन ऐसे ही ग्लोबल पावर नहीं बने। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ पर भी स्किल्ड फोर्स आपको मिल रही होती है। दुनिया भर से लोग आकर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इंडिया के अंदर तो खैर बाहर से तो लोग आके काम नहीं करते ना। इंडिया में, इंडिया के पास जो कुछ भी अपना ही है। 45% उनकी जो वर्क फोर्स है, एज आई टोल्ड यू, वो तो नॉन प्रोडक्टिव काम के अंदर इन्वॉल्व है, ये जो खेती बाड़ी और ये सारा। बाकी की जो उनकी रिमेनिंग वर्क फोर्स है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है ना उसको सपोर्ट कर सकें। अल-मदायन में आज ये स्टोरी छपी है कि अनलाइक चाइना, इंडिया विल नॉट बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, और बहुत सारे इसमें रीजंस वो बताते हैं। उनमें से एक ये बता रहे हैं कि सम 45% ऑफ इंडियन वर्कर्स स्टिल ऑपरेट इन दी हाईली अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल सेक्टर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। चाइना ऑन द अदर हैंड मैनेज्ड टू इमर्ज एज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटर इन सेवरल फील्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कार्स फॉर एग्जाम्पल, रिलाइंग ऑन अ वेल डेवलप्ड वर्कफोर्स। ये भी तो चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए ना। किधर है वो वाले रिसोर्सेज इंडिया में? हैं ग्लोबल स्टेज पे compete करने वाले नहीं है। अभी भी अगर आप देखें, इंडिया टेस्ला को मिन्नतें कर रहा है, उनके मिन्नतें तरले कर रहा है एलन मस्क के कि इधर आके प्लांट लगाएं और चाइनीज के साथ साथ हमारे लोगों को भी थोड़ा सा काम दें। ये इंडिया ने बाकायदा उनको रिक्वेस्ट की हुई है टेस्ला वालों को। वीओ न्यूज ने जैसा कि लिखा है कि गवर्नमेंट आस्क्स टेस्ला टू कॉपी एप्पल्स स्ट्रेटजी टू मेक इन इंडिया, और वो कहते हैं टेस्ला कंसीडर्स कंस्ट्रक्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, ऑफिशियल्स हैव रिक्वेस्टेड द कंपनी टू फॉलो एप्पल्स लीड इन फाइंडिंग इंडियन कंपनीज टू कोलैबोरेट विद एनी चाइनीज सप्लायर्स इन्वॉल्व्ड। कोलैबोरेशन क्यों? इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कोलैबोरेशन क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि इंडिया में अपने अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि 100% काम इंडियन कंपनियां या इंडियन वर्कफोर्स करे। कैपेबिलिटीज इंडिया के अपने अंदर नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कोलैबोरेट करें, चाइना की हेल्प से हमारी इंडस्ट्री बढ़ाएं आप। चाइना अपने बलबूते पे उभरा था ना, ये कह रहे नहीं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे वाली कंपनियों को भी थोड़ा सा आप काम दें और उनको भी ग्रो करवाएं। तो ये वाला जो फैक्टर है ना बहुत बड़ा है। अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटीज वाली मैंने बात की, अल-मदायन में ये जो रिपोर्ट छपी है आज, उसका जरा ये हिस्सा देखिए। वो कहते हैं कि इन द एजुकेशन सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो कि माँ है सारे सेक्टर्स की, यहाँ से ही आपकी वर्कफोर्स निकलनी होती है। इन द एजुकेशन सेक्टर चाइना ब्रोक इनटू द वर्ल्ड्स टॉप रैंकिंग्स यूनिवर्सिटीज। 7 Chinese universities are among the world's top 100, while 2 of which are among the top 20. Tsinghua University is considered the world's top institution for teaching computer science, while Peking is ranked 9th. China is also recognized as one of the best countries to study mathematics, having 9 of its universities among the world's top 50. तो ये सूरत हाल है। वहां पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अभी से नहीं, 1990 से लेकर इन्वेस्टमेंट जारी है, और उसके फ्रूट्स उनको फिर 10 साल के बाद मिलना शुरू हो गए थे। 2000 के बाद जब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और इधर में आए, इनकी एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ती चली गई है, इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, तो अंदर मुल्क के किसी बाहर की हेल्प से नहीं, अंदर मुल्क के वो सारा पोटेंशियल मौजूद था, ह्यूमन कैपिटल था इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ नहीं है इंडिया के अंदर। वो कोलैबोरेशन की बात कर रहे होते हैं कि बाकियों के साथ मिलकर हमारी कंपनियों को भी थोड़ा सा उठाएं। तो बातें आप करवा लें भली वेस्टर्न मीडिया के अंदर कि अगला चाइना, लेकिन वो मादा नहीं है अंदर। जब तक बड़े लेवल के रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमी में नहीं करवाए जाते, जिसके अंदर इंसानों पे, ह्यूमन कैपिटल पे इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता ना, और रिसोर्सेज जनरेट नहीं करता, स्किल लेबर जनरेट नहीं करता, तब तक अगला चाइना वो नहीं बन सकता। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए।